program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाजरीन, वेलकम टू द मार्केट शो। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर नाजरीन हम बात करेंगे वो है पाकिस्तान का ऑटो सेक्टर, उसके अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। स्पेशली आपको पता है कि ऑटो पॉलिसी भी आ चुकी है, फर्दर इन्वेस्टमेंट आएगी नहीं आएगी, क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, फ्यूचर में कितनी यूनिट की प्रोजेक्शन ग्रोथ है, इसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ बड़े ही अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू होंगे। जनाब सुहेल पी अहमद साहब, जो कि एडवाइज़र टू चेयरमैन हैं हाउस ऑफ हबीब। मेरे ख़्याल से ऑटो सेक्टर के अंदर बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो सुहेल साहब जितना जो है कमांड रखते होंगे इस मौजू पर। वेलकम करूँगा सर आपको। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब। मेरे जहन में बहुत सारे सवालात हैं ऑटो सेक्टर के मुतालिक, क्योंकि हमें बहुत सारे ख्वाब दिखाए गए। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, 70 की दिहाई से हमारी ऐसी तवक्कुआत रहीं कि हम मुकम्मल तौर पर एक ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट कर देंगे कि उसके बाद यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू हो जाएगी, दीगर ऑटो मेकर्स भी आ जाएंगे, कंपटीशन बढ़ेगा। ऑटो पॉलिसी के अंदर इस दफ़ा ऐसा तासुर दिया गया कि नई कंपनियों को भी इनकरेज करेंगे कि वो आएँ। कुछ एग्जिस्टिंग मैं कहूँ, कुछ भी मैं नहीं कहूँगा, उंगलियों पर भी नहीं जो गिनी जा सकती, उतनी कंपनियों को कोशिश की जाएगी कि रिवाइव कर लिया जाए, ताकि अगर उनके ऑपरेशंस फ़िलहाल बंद हैं तो शायद वो ऑपरेशन में आ जाए। जो मौजूदा तौर पर काम कर रहे हैं वो तो अच्छा काम कर रहे हैं, जो 3 बड़े हैं, अच्छा का मतलब ये कि मुनाफा बख्श काम कर रहे हैं। आप इस ऑटो पॉलिसी को कैसा देखते हैं? मुस्तकबिल में क्या आप देखते हैं कि क्या कोई मैन्युफैक्चरिंग या 100% जिसे आप कह सकते हैं कि हम इंडिजिनस प्रोडक्शन की तरफ जा सकते हैं? ये 3-4 सवालात हैं जो मेरे जहन में, मैं चाहूँगा इस पर आप मुफस्सिल गुफ्तगू कीजिए। पहले तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में मैं ये कहूँगा कि उसकी क्यों इस कदर बात होती है, और उसकी वजह यह है कि ये एक वो इंडस्ट्री है जिससे कि ह्यूज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, जिसके अंदर जी मैसिव रेवेन्यू जनरेशन है जी। इट इज़ अ गेटवे फॉर टेक्नोलॉजी, राइट। और ये वो इंडस्ट्री है जिसको कि मलेशिया ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लस में शामिल किया है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है इकॉनमी के ऊपर। एक्चुअली ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इज़ शोज़ कि किसी मुल्क की कितनी मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी है, अप्रावुस है, कितनी महारत है, कितना उबूर है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट। सो इसका जिस मुल्क में जहाँ होती है तो उसको सेंचा जाता है, ठीक है, निखारा जाता है। अमेरिका की चंद रियासतें जो हैं वो खालिसतन उनकी मईशत जो है आप वो उस पर रिलाई करते हैं। इस वक्त चाइना में पिछले साल 24.5 मिलियन व्हीकल्स बनी, वहाँ पर इंपोर्टेड गाड़ियाँ नहीं आ सकती हैं। पूरे साल में अंदर 1,14,000 आई, 24.5 मिलियन बनी और 1,14,000 सिर्फ इंपोर्टेड गाड़ियाँ आ सकी, वो भी यूज नहीं, न्यू। जापान में यूज गाड़ी नहीं आ सकती, न्यू आ सकती हैं, और वो भी अभी तक चाइना और जापान, यूएसए और जापान के तहत एक छोटी सी खलफिशार है कि ये आप हमें आने नहीं देते, घुसने नहीं देते, मुसलसल खलफिशार है जी। फिर आप इंडिया में देख लें, उनके यहाँ भी नहीं आ सकती जी, न्यू भी नहीं आ सकती, आती है बहुत कम आती, चीदा आती हैं क्योंकि ड्यूटी बहुत हाई लगा रखी है, और यूज तो आ ही नहीं पाती। सो हर तरफ जहाँ इंडस्ट्री ये है उसको बारे में जो महसूस किया जाता है कि उसका इतना कंट्रीब्यूशन हो सकता है, तो इसलिए दूसरों को आने से, सिर्फ एक मुल्क है दुनिया में जहाँ पर इतनी रुकावट नहीं, वो है अमेरिका। वहाँ नहीं है तो वहाँ पर गाड़ियाँ बाहर की आती हैं और न्यू कार्स बेसिकली। हमारे यहाँ क्या है, इस साल हाईएस्ट जून में हाईएस्ट सेल हुई है, आज तक इतनी नहीं हो पाई, वो 2,70,000 के करीब हुआ। उसमें ये सेल्स फिगर 53,000 यूज कार्स हैं। क्या हाई परसेंटेज है?
मैं आपसे कह रहा हूँ चाइना में 144,000 इन 24 मिलियन, और यहाँ पर कितना हाई फिगर है, और ये यूज कार्स का, नॉट न्यू। न्यू कार्स जब आती हैं तो उनके साथ मुकाबला लोकल कार्स का बखूबी हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल है मेरा, जरूर, बड़ा अहम सवाल जरूर करें। वो ये है कि ये लोग यूज्ड कार ऑक्शन में से मंगवाते हैं, जबकि अमेरिका में सिस्टम ये है कि प्री ओन्ड कार वो अपनी कंपनी का ही, जो जैसे अगर मैं ब्रांड्स के नाम ले देता हूँ, होंडा है, टोयोटा है, सुजुकी तो मुझे इतना नहीं पता, लेकिन सुजुकी का पाकिस्तान में प्री ओन्ड का शुरू हुआ था, मुझे पता नहीं उसका मॉडल क्या था, लेकिन इस तरह है कि वहाँ पर खुद प्री ओन्ड आप मार्केट से उठाकर उसी को ठीक कराकर तो दोबारा उसको आगे रीसेल करते, तो कंपनी की एक वारंटी भी साथ में आ जाती, जो मैं समझ पा रहा हूँ। जी जी। तो आप लोग भी वो मॉडल रेप्लिकेट कर सकते हैं? सुजुकी ने किया है, किया टोयोटा ने किया है, हाँ। अभी होंडा ने शुरू नहीं किया, ठीक है, मगर ये दो कंपनीज ने किया है। सक्सेसफुल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। सुजुकी तो ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई है, वो ज़्यादा पहले से भी इस पर काम करते आ रहे हैं, और यकीनन ये सक्सेसफुल मॉडल रहेगा। अच्छा, लेकिन अगर हम इंपोर्ट देखें ना, जापान में चली गाड़ी उसी कंपनी की, वो यहाँ कंपनी खुद ही बेच दे, हमारी भी शिकायत दूर हो जाएगी कि कंपटीशन के अंदर नए ब्रांड्स नहीं आ रहे। और दूसरा ये कि जो आपको पता है कार डीलर्स हैं तो ऑक्शन से गाड़ी लेते हैं, जिसकी ग्रेडिंग वगैरह होती है, वो हमें उसका इल्म नहीं होता, लेकिन अगर कंपनी उसको लाएगी तो शायद कुछ बेहतर ले। आपके ख्याल से ऐसा कोई मॉडल डेवलप हो सकता है यूज्ड इन एनी कंट्री? जरूर हो सकता है, मगर इसका नुकसान क्या होगा जी? जब गाड़ियों जब इंडस मोटर को या सुजुकी को या होंडा को उसमें से प्रॉफिट ज्यादा आने लगेगा, उसमें से सेल ज्यादा बढ़ जाएगी, तो लोकली मैन्युफैक्चर्ड व्हीकल्स कम हो जाएंगी। सो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो पाएगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हो पाएगी, यकीनन वैरायटी लोगों को मिल जाएगी और एश्योर्ड वैरायटी मिल जाएगी। एश्योर्ड वैरायटी मिल जाएगी ना, ये यकीनन बात है। मगर दूसरी जो इसके एस्पेक्ट है कि इकोनॉमी को कितना बेनिफिट पड़ेगा, वो उतना नहीं पड़ेगा। आप ये छूट दे दें, अभी तो इजाज़त नहीं है इनको, क्योंकि इसलिए इजाज़त नहीं है कि अभी जितनी भी यूज़ गाड़ियाँ आती हैं वो एब्यूज़ ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन से आती हैं। वो आती हैं गिफ्ट स्कीम, लगेज ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस, राइट। तो वो कोई आया है नहीं, मगर गाड़ी आ गई, ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस हो गई, उसने गिफ्ट नहीं किया है मगर फिर भी आ रही। आप पासपोर्ट 10,000 रुपये में ख़रीद लीजिए, 15,000 रुपये में ख़रीद लीजिए, और जो डॉक्यूमेंटेशन है मुकम्मल करके उसको लेकर आ जाइए गाड़ी। तो वो तो अभी जो हो रहा है वो यही हो रहा है। ये तो काम ये कंपनीज नहीं करेंगी, न सुजुकी, न होंडा, न टोयोटा। ये ऐसे काम, ये ब्रेकिंग ऑफ रेगुलेशंस के खिलाफ तो वो नहीं जाएंगे, तो ये नहीं होगा, इस तरह तो नहीं काम करेंगी। कोई अगर फ्रेमवर्क बने तो आप फ्रेमवर्क बने, मगर मैं तायद नहीं करूंगा उसकी। अच्छा। मैं पर्सनली देखिए, मैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से 74 से मुंसलिक है। हाँ, तो अब तो 42 इयर्स हो गए। तो जो आपने कहा था, यकीनन मुझे बहुत उम्र गुजर गई इसी दश की सयाही में। सो यही एक चीज़ है जिसके के बारे में मैं कह सकता हूँ कि हाँ, मेरे पास कुछ इल्म है इसके बारे में, मैं बातचीत उस बैकिंग से, उस एक्सपीरियंस से, उस नॉलेज से मैं कर सकता हूँ। अच्छा, कहते हैं वोक्सवैगन पाकिस्तान आ जाएगी, फलां यूरोपियन ब्रांड यहाँ आ जाएगा, फलां ये आ जाएगा, फलां वो आ जाएगा। डू यू एक्चुअली फील कि पाकिस्तान के अंदर अभी यूरोपियन ब्रांड्स जो हैं मैन्युफैक्चर हो पाएंगे या असेंबलिंग हो पाएगी? पहले तो असेंबलिंग होगी, फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएंगे, लेकिन डू यू एक्चुअली फील कि वो लोग आ जाएंगे, उनके लिए भी हालात साजगार हैं? कह रहे हैं उनके लिए बड़ी रिलैक्सेशंस देंगे, नए यूनिट्स सैंपल के तौर पर जो लाएंगे उन पे टैक्स की छूट दे देंगे, पता नहीं और क्या क्या छूटें देंगे, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं, बट देयर आर क्वाइट अ फ्यू इंसेंटिव्स फॉर देम। डू यू थिंक इट्स वेल इंसेंटिवाइज द प्रोग्राम? देखिए, कोई आता है, अमूमन कोई आता है तो एक इन्वेस्टर इन्वायरमेंट पर आता है, एक इन्वेस्टिंग इन्वायरमेंट होता है, उसमें टैक्सेशन के रेट्स कम होते हैं, टैक्सेशन की सहूलत होती है, इजाज़त मिलने में सहूलत होती है, जो प्रोसीजर्स और मेथड्स हैं वो सहल होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, तो वो आ जाता है। प्लस मार्केट मौजूद, मार्केट हमारे यहाँ मौजूद है, मार्केट की बात नहीं करें कि मार्केट नहीं है, मार्केट तो मौजूद है।
200 मिलियन लोगों की हम बातें करते हैं, मगर सब खरीदार नहीं बनेंगे ना। बनेगा कौन? मिडिल क्लास एंड अपर क्लास, यही बनेंगे। तो मिडिल क्लास माशाल्लाह पाकिस्तान का ग्रो कर रहा है, तो ये पोटेंशियल है जो बढ़ रहा है। सो यकीनन मार्केट साइज मौजूद है, फाल मार्केट साइज। क्या फाल होना चाहिए? 5 लाख गाड़ियां अगर इस मुल्क में बनने लगेंगी सो ये फाल हो जाएगा। क्या होगा उससे? बाहर के जितने भी लोग हैं वो सब पाकिस्तान में इंटरेस्ट लेंगे, यहाँ पर देखने लगेंगे, वो टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, वो इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगा जो चाहिए है कि हम उस स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, वर्ल्ड स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी के ऊपर जा सकें। एक्सपोर्ट का पोटेंशियल शुरू हो जाएगा, आपकी ड्यूटीज कम हो सकती हैं क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा मिल जाएगी आपको, तो ये हो सकता है। तो बड़ा फाल एनवायरनमेंट हो जाएगा। उसकी तरफ हमें गामजन रहना चाहिए, हमें हर वो इक़दाम उठाना चाहिए कि जिससे कि हम 5 लाख गाड़ी की तरफ बढ़ सकें जी, और हर वो चीज़ छोड़ देनी चाहिए जिससे कि वॉल्यूम कम हो। क्यों? एक बहुत बड़ी चीज़ है, हर जगह वॉल्यूम की बात होती है, इसमें क्यों? मोटर कार में क्यों चाहिए? क्योंकि हर 5 साल बाद मॉडल बदल जाता है, टेक्नोलॉजीज नहीं है। 5 साल में जो आपने इन्वेस्टमेंट किया होता है वो आपको वापस चाहिए विद प्रॉफिट। ये हाँ, ये मतलब तो ये अब अगर जब मॉडल अगर आपको अगले साल लॉन्च करना है तो उसको 2-2.5 साल पहले से काम करना शुरू करना पड़ता है। तो आपको दूसरी चीज चाहिए, कंसिस्टेंट हो पॉलिसीज, क्योंकि जब ही इतना हाई इन्वेस्टमेंट होगा जी, और जब ही आप प्लानिंग अपनी वक्त से पहले शुरू हो सकेगी। वरना अगर आज शुरू करना है और 2.5 साल पहले काम नहीं शुरू किया था तो आज शुरू नहीं कर सकेंगे। अच्छा, एक बड़ा चुभता हुआ सवाल आपसे पूछूंगा। मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर सबसे पहली इंडिजिनस पाकिस्तानी ब्रांड की गाड़ी कब बनेगी? अब यहाँ पर एक रिवायती जो तौर पर रहा है कि हर बंदा ही इंजीनियर बनता रहा है, पैदाइश के बाद फैसला हो जाता था डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। इतने इंजीनियर आ गए, इतने इंजीनियर पाकिस्तान में भर दिए गए, तुन दिए गए, लेकिन मसला ये है कि एक गाड़ी भी नहीं बना सके। मुझे शर्मिंदगी होती, इतना बड़ा हमने पता नहीं इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड बनाया हुआ है, व्हाट इज़ द आउटकम? इतनी हमने यूनिवर्सिटीज़ बनाई हुई हैं, वो बच्चे छोटे छोटे प्रोजेक्ट के तौर पर एक गाड़ी बना लेते हैं, सारा पूरा पाकिस्तान खुश हो जाता है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हेन विल वी हैव द फर्स्ट इंडिजिनस ब्रांड पाकिस्तान ऑटोमोबाइल ऑन द रोड? मुझे बताएं कब आपको लगता है? इज एनीवन विलिंग टू एक्सेप्ट दैट साइकोलॉजिकली? एक साहब ने कोशिश की थी और उनकी कंपनी एडम मोटर के नाम से उन्होंने शुरू करी थी। जी, कोशिश करी थी उन्होंने, और वो इसलिए रह गए क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, जैसा मैंने कहा कि ज़मीन भी हमवार चाहिए है, तो नम हो जाए तो फिर बड़ी ज़रखेज़ है साथी। तो उसके लिए क्या चीज़ चाहिए? कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ चाहिए हैं। ये एडहॉकिज्म पे नहीं चल सकती कि इस साल 3 साल की ओल्ड गाड़ी आ जाएगी, 5 साल की फिर अगले साल बदल जाए, 5 साल की आ जाएगी। ओल्ड व्हीकल्स, यूज्ड व्हीकल्स को आना बंद होना पड़ेगा क्योंकि मार्केट है। तीसरी चीज़, जो भी इसमें जाए उसके पास जेब ज़रा लंबी हो, पैसे ज़्यादा हो। इसमें पैसे लगते हैं, CKD आती है उसमें पैसे लगते हैं, R&D करना पड़ती है उसमें पैसे लगते हैं। बहुत अरसे के बाद आप गाड़ी को लेकर आते हैं। मैंने कहा कि एक तैयार शुदा जो गाड़ी है उसको बनाने के लिए पहले 2.5-3 साल से शुरू करना पड़ता है। जो ना तैयार हो उसमें कितना वक्त लगेगा? आपको शायद याद हो, मालूम हो या ना हो, यासूब एक ट्रक बना था आर्मी के लिए, वो टोटली पाकिस्तानी था, टोटली 100%। मार दिया, ख़त्म हो गया, है नहीं। अ वेरी गुड ट्रक। अच्छा। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान की चीज़ उठती है और पाकिस्तानी ही उसको मार भी देता है। सो अच्छा, ये मेरी थोड़ा सा मैं मुकम्मल कर लूं। तो यासूब की बात बता रहा हूँ, एडम मोटर उठे, वो बेचारे, वो मुझे याद है, वो नहीं हो सके, उनको सपोर्ट नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी, हुकूमत से भी नहीं मिली, और जो उनकी मुश्किलात आई उनके उसके आगे वो बैंकरप्ट हो गए तकरीबन। बमुश्किल तमाम उठे दोबारा से, ऑटो पार्ट्स बनाते हैं, वही वो कर रहे हैं। बट व्हाई डोंट वी हैव अ विजनरी लाइक फोर्ड? शुरू में फोर्ड आया, उसने बड़ी मार खाई होगी, आई एम श्योर, उसको बड़ी मुश्किलात पेश आई होंगी, आई एम श्योर। मॉडल टी से पहले वो बहुत दफ़ा फेल हुआ होगा, आई एम श्योर, लेकिन फिर भी वो डटा रहा, लगा रहा, और एक वक्त आया कि उसने आजकल की मॉडर्न, आप समझ लें कि प्रोडक्शन लाइन का ही कॉन्सेप्ट दे दिया थ्रू ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। आजकल की जो रेवोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मैस प्रोडक्शन वगैरह, वो फोर्ड। लेकिन
मतलब ये कि मुश्किलात का तो मुकाबला करना पड़ेगा, दुनिया में तो कुछ भी आसान नहीं है। बट डू यू थिंक वी एक्चुअली हैव अ फाइटर लाइक दैट कि जो ये काम करेगा? महातीर मोहम्मद ने तो प्रोटॉन बना दी, जैसे आपने बताया मलेशिया के अंदर, उसने सोचा मैं बना दूँ। चीनियों के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये भी बेचारे लगे रहे। हवाई जहाज़ भी अभी जाके बेचारों ने बनाया है, इससे पहले हवाई जहाज़ के मॉडल बनाते लेकिन कमर्शियली वायबल नहीं रहे। तो हमें जोर लगाना पड़ेगा सर, मेरे ख्याल से इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड काम क्या करता है वैसे? ये एग्री करता हूँ कि जोर लगाना पड़ेगा इन ये सारे फैक्टर्स जो मैंने थोड़े से अर्ज किए, इनके साथ मिलकर, और ये एक एंटरप्रेन्योर आएगा तो जरूर हो जाएगा। ये नहीं है कि नहीं हो सकता, अनहोनी बात नहीं है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कोई फील्ड होती है? जी होती है। नहीं, वैसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरा माइंड क्लियर होना चाहिए। अगर इफ देयर इज अ फील्ड एंड वी हैव क्वालिफाइड पीपल इन इट, उसमें अब डिग्री मिलने लगी है, पहले नहीं मिलती थी। एनईडी में अब डिग्री मिलती है ऑटोमोबाइल इंजीनियर, एंड यू एम्प्लॉय देम इन योर? जी हमारे यहाँ भी आते हैं। अच्छा, मैंने कहा क्योंकि मेन इशू यही होता है कि अच्छा, मुझे इत्तेफाक हुआ, मेरे उस्ताद थे, नाम मैं उनका भी नहीं लेता, लेकिन वो भी ऑटोमोबाइल्स की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर यहाँ आए थे। इंटीरियर सिंध के अंदर उन्होंने यूनिट लगाया था, हमें वहाँ विजिट भी कराया। देन वी वेंट टू कोरिया एज वेल। ये बड़ा ही एलैबोरेट सिस्टम था। दे टुक अस एंड जी एंड दे हैड एन एंटायर पोर्ट देयर, द कोरियंस, that was meant to have automobiles. I had never seen a vessel of this sort which was primarily dedicated. It was an automobile carrier. Automobile carrier, सही. Which was like a multi-storied car lot. सही बात. car park. वो उन्होंने हमें दिखाया है कि पूरा का पूरा सिटी उसके इर्द गिर्द डेवलप किया गया है ऑटोमोबाइल के इर्द गिर्द। जैसे आपने बताया, they take many years to develop a model, and I'm talking about Korea. They don't have that much of a market share as much as Japan does. But they also have 4-5 brands, if I can recall right. जी बिल्कुल. This is just one of them that came to Pakistan. हाँ बिल्कुल सही है, कई ब्रांड्स हैं, और Hyundai तो बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड है इस वक्त दुनिया भर के अंदर, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। जी। आपको शायद मालूम हो, टाटा ने भी एक अपनी गाड़ी लॉन्च की इंडिका के नाम से, जो मेड इन इंडिया के हवाले से की गई थी। एक नानो भी है हमारे यहाँ, तो अमूमन नानो भी है, ग्रैंड मदर को लोग नानो कहते हैं, लेकिन गाड़ी बनाई नानो विद अ मैथमेटिकल यूनिट। नानो मीन्स स्मॉल, सो उन्होंने नानो भी बनाई, और उसके बड़े ताने मारते हैं सर। वो ताना जब हम सुनते हैं हमें बड़ा बुरा लगता है। लोग कहते हैं इंडिया वालों ने नानो बना ली, लाख रुपए की गाड़ी, आप लोग बना ही नहीं पा रहे। पाकिस्तान नानो बनाई मगर नानो बिक नहीं पाई। नहीं बिकी? नहीं बिक नहीं पाई अनफॉर्चुनेटली। तो इन अ वे वो फेलियर सा हो गया, बिक नहीं पाई। और इंडिका जो उन्होंने दूसरी बनाई, उसमें इटालियन इंजीनियर्स के साथ उन्होंने उसकी डिज़ाइनिंग करी, और वो ज़रूर उसके मुकाबले में ज़्यादा बेहतर बिकी। मगर ये जो आपने नाम लिए फोर्ड या GM, इनके मुकाबले पर कहीं नहीं आ पाई। वो लाख 1.5 लाख बिक गई गाड़ी, बस इस पे हो गया। सो हमारे पास भी ये वक्त आएगा, मुझे यकीन है कि वक्त आएगा कि किसी उसी के साथ होना चाहिए जिसके थोड़े जेब में पैसे हों और वो एक शौक़ रखे। ये ज़रूरी नहीं कि वो इंजीनियर ही हो। आपने इंजीनियर्स की बात की, इंजीनियर तो एक रोल अदा करते हैं, ये एंटरप्रेन्योर की बात भी है। एंटरप्रेन्योरशिप होगी उसके अंदर, और ये ख्वाहिश होगी, ये जज्बा होगा कि मैं पाकिस्तान में गाड़ी बनाऊं। उसके लिए ज़रूरी है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी हुकूमत दे और यूज कार्स को बंद कर दे। वो कहे जिस दिन तुम गाड़ी ले आओगे मैं यूज कार्स को बंद कर दूंगा, नहीं आने दूंगा। आप देखिएगा कि उसको हमवार कंपटीशन, वो 50,000 हैं, आप फिर भी 2,20,000 हैं। They're not that much of a competition. 50,000 क्या कंपटीशन है आपके लिए, बल्कि उससे अच्छा हेल्दी कंपटीशन क्रिएट हो रहा है। 50,000 2,20,000 का तो बहुत हाई रेशो है। इसमें तो देखिए, इसमें हर वक्त एक सर के ऊपर एक तलवार है उसके लिए, जो कि अपनी गाड़ी पाकिस्तान में बना रहा है। उसका वो नाम नहीं है, उसके पास वो ब्रांड नहीं है, टोयोटा की, होंडा की, सुजुकी की ब्रांड नहीं है। वो एक नई ब्रांड लेकर आ रहा है। उसको यकीनन चाहिए है, फसले बहार चाहिए है। आप वो फसल देंगे नहीं और वैसे ही काट देंगे उसको, वो नहीं कर सकेगा। देखिए, उन्होंने आप खिजा में लाएंगे, नहीं करेगा। उनका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कंटेस्टिंग आर्गूमेंट है जो मैं आपके सामने रखता हूँ। वो कहते हैं आप रेवेन्यू जो हम ड्यूटी में पे करते हैं उसको compete करें जो लोग ये पे करते हैं। एग्रीड, हम ज्यादा ला रहे हैं, आज कर लें हिसाब नहीं, पर कार के हिसाब से वो लोग यूनिट लाएंगे ना। आप तो मैं पर कार के हिसाब से कह रहा हूं, आप ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ना सिर्फ उसके ऊपर रेवेन्यू के ऊपर कर रहे हैं, बल्कि उसके साथ हम एम्प्लॉयमेंट भी कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी ला रहे हैं जो कि आपकी डिफेंस इंडस्ट्री में काम आ रही है। सो इट इज नॉट जस्ट वन थिंग, इट इज अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैंने आपसे अर्ज किया था इब्तिदा में कि आप इसको पहचाने तो क्यों इसको सेंचा जाता है, क्यों सजा के रखा जाता है।
ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, ये मैं नहीं कह रहा, लम्स की रिपोर्ट है, इट इज द सेकंड मोस्ट प्रोटेक्टेड इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। जहां भी होती है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं प्रोटेक्ट? क्योंकि उसका एक खास रोल है, वरना सब यही कर लें, 2-3 जगह बन जाए और वहां से इंपोर्ट होती रहें गाड़ियां। मगर इसको इकोनॉमी को जो इफेक्ट देता है, जो मजबूती लेकर आता है, तंदही उसमें आती है, वो ऐसे नहीं आ पाती। सर जर्मनी की जब रिकंस्ट्रक्शन हुई आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 2 इज मार्शल प्लान एटसेट्रा, तो इट वाज डन थ्रू वोक्सवैगन माने दोस्तों यहाँ वो फोक्स यानी अवाम की गाड़ी। हाँ। मैं नाजरीन की आसानी के लिए बता दूं, वो फोक्सी कहते हैं हमारे यहाँ, दैट पुट्स द फॉक्स इन बिटवीन। लेकिन यह कि वो उसने पूरे जर्मन इकोनॉमी को टर्न अराउंड दे दिया। लेकिन एम ये है कि आज तक वो फोक्सी जो है वो चलती है। इट्स अ वेरी रबस्ट, बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी है। मेरी भी पहली गाड़ी थी वो, मेरी भी पहली गाड़ी थी वो। लेकिन सर एम ये लोग कहते हैं पाकिस्तान के अंदर जो गाड़ी बनती है, इट्स नॉट द सेम ड्राइव एंड फील as the Japanese car or the Japanese car originating of the same brand, same make, the same model, which is being assembled or manufactured in Japan or in any other country. Where is the problem? Quality of workmanship, deletion के अंदर कोई lower quality के good या product लगाते हैं क्या? मतलब I really don't know. People say, and my own personal experience also, I'll be very frank, Japanese गाड़ी assembled गाड़ी चलाने का मज़ा और है, लुत्फ़ और है, पाकिस्तानी assembled गाड़ी चलाने का अपना लुत्फ़ कह लें आप, लेकिन दोनों का अपना अपना लुत्फ़ है, फ़र्क है। वाई? एक तो आपने बहुत सारी बातें एक सवाल में कर दी। पहले तो ये कि जो लोकलाइजेशन होती है वो ड्राइंग्स पर होती है जो जापान से आती हैं, और उसी के ऊपर चेक होते हैं पार्ट्स, और वहाँ जाते हैं चेक होने के लिए। अच्छा, ये जो चेक यहाँ से जो पार्ट वेंडर से बनवाते हैं वहाँ भेजते हैं, वहाँ पहले चेक किए जाते हैं, वो अप्रूव करते हैं, वो फिर एक गाड़ी में लगाए जाते हैं, उस गाड़ी को टेस्ट किया जाता है, न सिर्फ पार्ट्स को चेक किया जाता है, गाड़ी में लगा के चेक किए जाते हैं। सो स्टैंडर्ड और क्वालिटी पार्ट्स की तो फर्क नहीं हो सकती, ठीक है। अब होता क्या है, डाइज और टूलिंग में लाइफ होती है, कुछ अरसे के बाद हो सकता है कि डाई और टूलिंग यहाँ की घिस गई हो, तो जो पार्ट निकला वो थोड़ा इन्फीरियर निकला, उसको जब फिट किया तो घिस घिस के फिट कर दिया, तो आपको कुछ महसूस होगा कि ये सही तरह से फिट। अब आप ज़्यादातर लोग मेहरान की बात करते हैं, वो एक बहुत पुरानी बोसीदा डिज़ाइन मॉडल हो चुका है ना, बहुत पुराना, उसके पार्ट्स, उसकी टूलिंग, उसके डाइज भी बहुत पुराने हो चुके होंगे। सो उसके लिए उनको नई गाड़ी लेकर आनी चाहिए, उसके अंदर जो चीज़ें आएंगी कंपेरेबल होंगी। जब मेहरान आई थी तो बड़ी कंपेरेबल गाड़ी थी, 50,000 की FX बिकी है यहाँ पर। उस वक़्त मैं पैको में था, हमने बेची 50,000 की गाड़ी, मुद्दतों बेची, फिर मालूम हुआ बहुत चली बहुत इतना कि उससे पहले कस्टम होता था यही मॉडल, सुजुकी कस्टम, यानी लोगों को अंदाजा ही नहीं था कितनी पॉपुलर होगी गाड़ी, बहुत पॉपुलर, यकीन ही नहीं था, किसी ने इतनी बुकिंग ही नहीं कराई थी, इतनी गाड़ियां हम CKD मंगाएंगे उसकी, तो वो तो बहुत चली। सो पार्ट्स की बात नहीं है, मगर कुछ फ़र्क हर कल्चर का होता है। जापान में अगर गाड़ी असेंबल होती है, मैन्युफैक्चर होती है, उनका जो DPU डिफेक्ट्स पर यूनिट है वो कम है। अमेरिका में होती है उससे 2.5 गुना ज़्यादा है, 2.5 गुना ज़्यादा। अपना अपना एक कल्चर है, वहाँ पर वो काम करते हैं ओनर्स, अमेरिका में नहीं करते। पाकिस्तान में भी उसी तरह से फ़र्क है, मगर कोई जानबूझकर गाड़ी में डिफेक्ट नहीं डालता, ना कम करता। जानबूझकर कौन डालेगा, मैंने तो नहीं कहा। मगर नहीं, ऐसा लगता है कि शायद जानबूझ इन्फीरियर बनाने की, इन्फीरियर बनाने की, मगर स्पेसिफिकेशन में फ़र्क हो सकता है। उसके अंदर कुछ कंफर्ट्स हो सकता है, जो गाड़ी है उसमें ज़्यादा डाले गए हों, यहाँ कम डाले गए हों, कॉस्ट की वजह से, प्राइस की वजह से। लोग यहाँ ज़्यादा प्राइस देने के लिए सुजुकी के लिए, होंडा के लिए या करोला के लिए एक हद तक ही तैयार हैं। लेकिन सर दोनों की एक फ्लैगशिप है ना, जैसे एटलस को ले लें या इंडस को ले लें, इनकी एक फ्लैगशिप कार है। मतलब वन प्रोडक्ट इज सबसे ज़्यादा स्टार वही है, यानी सबसे ज़्यादा बिक्री उसी की होती है। सिविक होगा ही ना, तो फिर किसको बेचेगा? फ्लैगशिप से मुराद मतलब एक मॉडल फ्लैगशिप मॉडल है ना, फ्लैगशिप से मुराद सिविक को निकाल रहा है, ये निकाल रहा है करोला को। फ्लैगशिप से मुराद है कितनी बिकती है, ज्यादा बिकती है ना, ज्यादा बिकती है सिटी उनकी। अच्छा, नहीं तो लोगों का माइंड उसमें क्लियर होना चाहिए। क्लियर की बात नहीं,
मशहूर वो है बाय सिविक, हाँ मशहूर वो है बस, मगर बिकती ज्यादा सिटी। अब इन्होंने नया मॉडल निकाला है जिससे कि मुझे लगता है बहुत अच्छा मॉडल है, और ऑन चल रहा है, उस पे ऑन चल रहा है। देखिए ऑन क्यों चलता है, क्योंकि जब गाड़ी आती है लोग कहते हैं मुझे आज ही चाहिए, आज नहीं मिलती तो वो ऑन मनी देने को तैयार हो जाते हैं। वो कहें मैंने ऑन नहीं देना, ये ऑन खत्म हो जाएगा, इन्वेस्टर बीच में आ जाता है। अच्छा, बुकिंग अब्रॉड भी होती है? अब्रॉड भी इफ यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू कार यू हैव टू बुक इट? मैं सिर्फ बिल्कुल, मैं महिंद्रा की गाड़ी आपको इंडिया में बता रहा हूँ 6 महीने का वेट है, अमेरिका में बता रहा हूँ 4 महीने का वेट है, कुछ गाड़ियों के ऊपर वेट है, पीपल वेट, बट इफ यू वांट इट अर्लियर देन पीपल आर फ्री टू आस्क फॉर एनी अमाउंट ऑफ मनी। यहाँ तो रिटेल और होलसेल का कॉन्सेप्ट नहीं है ना, यहाँ तो ये है कि गाड़ी ली गई और उसके पास डीलर के पास है, और आपने जो चेक बनाया या पे ऑर्डर बनाया तो वो उसके नाम, मैन्युफैक्चरर के नाम बनाया। वहाँ तो ये नहीं है, गाड़ी डीलर के पास आ गई, अब डीलर होलसेलर है, अब डीलर जिस दाम पे बेचे, डीलर जो है रिटेल कर रहा है, ओके रिटेल कर रहा है तो वो दाम आपके साथ नेगोशिएट करेगा, बिल्कुल नेगोशिएट कर सकता है, और उसी वक्त आपको हाथ में मिल जाएगी गाड़ी फ्री, यानी कोई हुज्जत ही नहीं ना। आपको गाड़ी आज भी अगर रिटेल का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाए तो आज भी डीलर के पास से मिल जाएगी गाड़ी आपको आज ही, क्योंकि डीलर के पास गाड़ियां हैं और वो तो इस पर कहता है उसकी बुकिंग है मैं उसको दूंगा, हाँ। फिर ये बुकिंग का सिलसिला खत्म हो जाएगा। आप जाइए, आपको गाड़ी चाहिए ले लीजिए। Approximately how many units do they produce when a new launch takes place? Is there a planning involved कि भी अब हम जैसे अगर गाड़ी मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो भी 10,000 यूनिट लाएंगे, 5,000 यूनिट, इज दिस अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन दैट इज टेकन बाय द कंपनी कि भाई हम इतने यूनिट्स फर्स्ट डे को, फर्स्ट मंथ में, सेकंड मंथ में, हर कंपनी, देयर इज एन एंटायर प्लान, हर बिल्कुल प्लान होता है, हर कंपनी खुद प्लान करती है डिपेंडिंग कि उनकी कितनी सेल होती रही है पिछले महीनों के अंदर, तो वो प्लान करती है कि 1 महीने में इतनी चाहिए होंगी। अब उसकी मर्जी है कि 15 दिन का रखे लौट के, 1 महीने का रखे कि 1.5 महीने का रखे, वो इन चीज़ों को देखी तो मार्केटिंग प्लान है, लॉन्चिंग प्लान है सारा, तो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। But it's not a production decision. It's not taken by engineers. No. It's taken by the strategic management of the company. Absolutely. सही है, मैं थोड़ा अपने माइंड में ताकि लोग भी क्लियर हो जाएं। बिल्कुल। It's not a production constraint. It's a strategic decision taken by the management of the company कि हमें इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करने लॉन्चिंग के वक्त। हाँ, लॉन्चिंग के वक्त। अच्छा, अब एक और भी इसमें एक वेरिएबल आता है, आपको एक हरा रंग चाहिए, वो हरा रंग के इतने बायर्स नहीं है, तो जब हरा रंग प्रोड्यूस होगा तब आपको गाड़ी मिलेगी। अब किसी को नीला चाहिए, पीला चाहिए, ऊदा चाहिए, तो जो रंग आपको चाहिए उसकी वजह से भी ताखीर हो जाती है। जी जी। मेरे भाई को गाड़ी चाहिए थी, उसने बुक कर दी, उसके बाद मुझे उसने कहा कि भाई मेरी मोटर कार निकलवा दीजिए। मैंने कहा क्यों, तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है क्या? तुम्हारे पास गाड़ी है, इंतजार करो। उसने कहा मैं यही डरता था आपसे, आप जब गाड़ी है तो क्यों घबराहट है भाई, आ जाएगी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आ जाएगी। मैंने तो नहीं होती ना लोगों को दिखानी, कोई बात नहीं, तो ये बात नई गाड़ी हमारे ये बात जो है ना, तो मजा है। तो जो मोटर कार है वो नीड वाली बात नहीं है, बल्कि वो एक शौक है। देखें, मीठी ईद पर हमने सारे रिश्तेदारों को घर बुलाया हुआ होता है और वो वक्त होता है नई गाड़ी लेने का, क्योंकि इसके अलावा आजकल रिश्तेदार एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। बिल्कुल बजा फरमाया। तो लोग मीठी ईद के ऊपर चाहते हैं कि हमारे घर के बाहर चमकती दमकती नई गाड़ी खड़ी हो, ताकि आने वाला हर रिश्तेदार उसको देखकर जलन महसूस, मतलब सर मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, हमारे माशरे में चूंकि हसद बहुत ज़्यादा प्रिवेल करता है, मैंने कहा इसीलिए यूनिट्स की डिमांड है सर, इसीलिए यूनिट बढ़ा दिया करें रमज़ान के अंदर। मेरे ख्याल बढ़ा देते हैं, रमज़ान में तो बढ़ नहीं पाते क्योंकि वो नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स कम होते हैं, मगर कोशिश ये होती है कि ईद से पहले ज़्यादा इकट्ठा कर लें। बहुत बिकती हैं गाड़ियाँ ज़्यादा बिकती हैं, ईद के करीब बिकती हैं। जब दिसंबर आता है तो फिर वो डिमांड कम हो जाती है क्योंकि अगला साल शुरू हो रहा होता है, तो हमारा उस वक्त पाइलअप होने लगता है, तो वो भी पाइलअप भी करते हैं। मतलब these are all strategic decisions taken in view of demand and supply. Absolutely. आपसे और भी बहुत सवालात करने थे, लेकिन आज वक्त हमारे पास कम था। अच्छा। तो हम कोशिश करेंगे आइंदा आने वाले दिनों के अंदर आपको दोबारा से दावत दें, और चंद सवालात हैं जिनके जवाब हमने आपसे लेने हैं, जो ऑटो सेक्टर से। जरूर, मैं चाहता हूँ मुश्किल सवाल करें आप। जी जी बिल्कुल करूँगा, और आप मेरे ख्याल से बड़े एहसन तरीके से उनका जवाब भी देते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप शो पर तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, हमने ऑटो सेक्टर के मुतालिक बड़ी मुफस्सिल गुफ्तगू की और मेरे ख्याल से आप उससे बहुत ज़्यादा सीखे होंगे,
आगाही मिली होगी आपको। मुस्तकबिल में भी कोशिश करेंगे इसी मौजू के ऊपर प्रोग्राम करें। आप अपने सवाल ज़रूर भेजिएगा। आज के लिए अली नासिर को, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।